और हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में डॉक्टर अरीश हारून ने। वेलकम, न्यूट्रिशनिस्ट हैं डॉक्टर साहब। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। यकीनन हसन जब गिटार बजा रहे थे तो जो अकूस्टिक गिटार्स होते हैं, इनकी जो स्ट्रमिंग, उनकी जो स्ट्रिंग्स की आवाज़ होती है हसन, बड़ी सूदिंग होती है। आपको बड़ी पसंद होगी ये? हाँ बिल्कुल, बहुत। और कौन से आपको इंस्ट्रूमेंट्स पसंद हैं ऐसे? मुझे अपना पियानो और इसके अलावा वायलिन बहुत पसंद है। वायलिन जो दिल को जाके लगता है, ऐसे लगता है कि जैसे बना ही दिल से है। एग्जैक्टली। लेकिन इस वक्त हमें हसन कुछ न्यूट्रिशंस को डिस्कस करना है। आजकल लोगों की ईटिंग हैबिट्स काफ़ी सैड हो गई हैं और नई नई रिसर्चेस भी आ रही हैं। अब लेटेस्ट एक रिसर्च आई है जिसके मुताबिक विटामिन डी कैंसर को कंट्रोल करने के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहा है। एंड आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दिस विद डॉक्टर अरीश। डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताइए, विटामिन डी, अच्छा लोग जो है ना धूप से भागते हैं हमेशा, दे डोंट टेक सनलाइट एट ऑल। एथलेटिक लोग कम हो गए हैं, स्क्रीन्स के गुलाम बन गए हैं, पूरा वक्त स्क्रीन पे, बच्चे भी स्क्रीन पे, स्कूल से आए स्क्रीन पे। व्हाट डज द लेटेस्ट रिसर्च टेल अस? How important it is? विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो वैसे ही हमें पता है कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन ही नहीं होती विटामिन डी के बगैर, तो उसके अगर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो बोन्स तो वीक होएंगी। अच्छा, कैंसर का ये है कि रिसर्च जो है ना काफ़ी अरसे से चल रही है, उसमें ये हम लोगों ने देखा है कि इफ़ समबडी हु इज़ टेकिंग विटामिन डी एंड उनके लेवल्स अच्छे होते हैं तो प्रिवेंटिव हो जाता है। दैट इज़ बेसिकली बिकॉज कि विटामिन डी इन्फ्लेमेशन प्रिवेंट करती है। तो इन्फ्लेमेशन जहाँ कम होगी, जहाँ पे आपके फ्री रेडिकल्स कम होंगे, वहाँ पे रिस्क ऑफ कैंसर कम हो जाएगा। दूसरा, विटामिन डी का ये देखा गया कि जो कैंसर्स जो इन्वेजिव टाइप के होते हैं, जो फैलते हैं जिस्म में, यानी कि स्प्रेड होते हैं, उसको रोकती है। जो लोग सप्लीमेंटेशन ले रहे होते हैं आफ्टर बीइंग डायग्नोज्ड, तो उसकी स्प्रेड को रोकती है। इन्वेजन जो है, जो इन्वेजिव कैंसर्स होते हैं उनको प्रिवेंट करती है। इस रीजन में विटामिन डी डेफिशिएंसी इतनी बढ़ी हुई क्यों है डॉक्टर साहब? एक तो डाइट सोर्सेज, जो फूड सोर्सेज हैं विटामिन डी की, दे आर वेरी फ्यू, और हम लोग वो खाते नहीं। वो कौन सी हैं सोर्सेज? अंडे की जर्दी में होता है, मशरूम्स में होता है, सी फूड इज़ अ वेरी रिच सोर्स, जो बीफ की लिवर होता है, कलेजी होती है, उसमें होता है। अब आप ये देखें कि डेली बेसिस पे अंडा कौन खा रहा है? नहीं खाते हम लोग। पराठे, हलवा पूड़ी, ये चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। सी फूड हमारी मेजॉरिटी, हाँ सी फूड भी नहीं खाते। आप खाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होगी, जिंक की डेफिशिएंसी नहीं होगी। एंड सी फूड बहुत कम खाते हैं हम लोग। हमारी डाइट के प्रॉब्लम्स क्या हैं बड़े आपकी नज़र में? व्हाट शुड वी चेंज इमीडिएटली? डाइट के प्रॉब्लम्स हमारे बहुत सारे हैं। हम लोग पानी कम पीते हैं, हम मसाले ज़्यादा खाते हैं, हम फ्राइड चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, हम बाहर के खाने बहुत खाते हैं। वैसे हम सारे महंगाई को रोते हैं, लेकिन हमारे पास ईटिंग आउट के लिए पैसे बहुत होते हैं। उसकी वजह से हेल्थ इश्यूज होते हैं, और फिर हम डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर को कहते हैं कि कंसल्टेशन ना लें, बस इलाज कर दें हमारा। ऐसे ही। और डॉक्टर्स के लिए फिर क्या चैलेंजेस होते हैं? लेकिन काउंसलिंग बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोग जब मेडिसिन कुछ लिख देते हैं ना, कोई चीज़ एडवाइस करते हैं ना, वैसे किसी चीज़ का साइड इफ़ेक्ट नहीं पता होगा, लेकिन वो उस मेडिसिन की पूरी रिसर्च कर लेंगे वो पेशेंट्स गूगल खोल के, और कहेंगे इसके तो ये साइड, जो कोई रिस्क 1%, 0.1% भी लिखा होगा ना, कहेंगे ये इस पे लिखा आपने मेरी मेडिसिन के। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। और बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो डॉक्टर को आगे सिखा रहे होते हैं कि तुम्हें बहुत सारे मैं डाइट लिख के देती हूँ, आई राइट देम कि मैं कहती हूँ जंक फूड हम ज़्यादातर निकालते हैं, उसमें से जो आपके प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं उनको निकालते हैं। खजूर लिख के देती हूँ, खजूर फैटनिंग है डॉक्टर साहब, खजूर हम खाएंगे, इसमें इतना मीठा है। भाई ये क्या बात है? जब लिख के दिया, कोई रीज़न है उसके पीछे। एक आम पाकिस्तानी को आप क्या डाइट रेकमेंड करेंगे? देखिए, आम पाकिस्तानी जो है ना, मेरे पास आई हैव पेशेंट्स जो बहुत एलीट क्लास से भी आ रहे हैं, आई हैव पेशेंट्स जो बिल्कुल नॉन अफोर्डिंग टाइप के भी हैं, मदर्स भी हैं जो घर पे रहती हैं, वर्किंग वुमेन भी है। तो एवरीवन हैज़ अ वेरी डिफरेंट लाइफस्टाइल। एवरीवन शुड बी गाइडेड अकॉर्डिंग जो उनका लाइफस्टाइल, उसके जो आप कर रहे होते हैं उसको मॉडिफाई करना होता है। आप 360 टर्न नहीं कर देंगे कि अब जो बंदा रात को जाग रहा है या सुबह देर से उठ रहा है, आप उसको ये नहीं कहेंगे कि नहीं कल से तुमने सुबह 7 बजे उठना है और नाश्ता करना है। यू मॉडिफाई दैट। आप आहिस्ता आहिस्ता चेंज लाते हैं, और जो वो खा रहा होता है उसकी के अंदर चीज़ें लाते हैं। अब कोई बंदा चिकन नहीं खा सकता, हम हाई प्रोटीन डाइट में उसको चिकन नहीं खिलाएंगे, फिर उसको हम दाल सब्जी ही खिलाएंगे, लेकिन किस तरीके से, कितनी क्वांटिटी में, वो उसको बता देंगे। डॉक्टर साहब, एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी थी जो मुझे बड़ी पसंद भी आई थी, नेटफ्लिक्स पे थी, आई एम फॉरगेटिंग इट्स नेम। उसमें दिखाया ये गया था कि बहुत सारे एथलीट्स थे जो प्रोटीन्स पहले गोश्त के थ्रू ले रहे थे, एनिमल्स के थ्रू ले रहे थे, एनिमल मीट के थ्रू, और फिर उन सब को प्रोटीन दिया गया सब्जियों के थ्रू, वीगन डाइट पे ले आए कंप्लीटली, और उन सब की परफॉर्मेंस, चाहे वो रनर हो तो उसकी भागने की स्पीड बढ़ गई,
वो जिम में बॉडी बिल्डिंग कर रहा था तो वो लिफ्ट ज़्यादा करना शुरू हो गया, वो कोई कॉम्बैट स्पोर्ट में था, बॉक्सिंग में था, किसी और में था, वहाँ उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई। इन सब एथलीट्स की परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई। बट सैडली आज लोग समझते हैं कि नहीं यार, सब्जियां खाएंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे, प्रोटीन के लिए हमें गोश्त खाना ज़रूरी है। देखिए प्रोटीन, गोश्त, मीट अच्छी सोर्स है, इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन ना, लेकिन आप जो है उसके मीट के अलावा ऑल्टरनेटिव, अब मेरे पास टोटली ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जो बिल्कुल मीट नहीं खाते होते। लेकिन ज़रूरी नहीं है ना कि हमारे यहाँ हिंदू पेशेंट्स हैं, क्रिश्चियंस पेशेंट्स हैं, आई हैव डिफरेंट वैरायटी जो हर तरीके से आते हैं, जो बिल्कुल मीट नहीं खाते, अंडे नहीं खाते, उनको दूध दही का भी इशू हो रहा होता है, तो उनको आप टोटली सब्जी और दाल पे ही डाल के उनकी प्रोटीन सोर्सेज पूरी करते हैं। एंड आपको पता है अगर टू मच प्रोटीन ली जाए तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अगर इन्फ्लेमेशन होगी, वही बात है, जहाँ इन्फ्लेमेशन हुई वहाँ पे आपने सोचना है कि आपने अपना पूरा सिस्टम जो है ना वो ख़राब कर दिया। अच्छा, मैं एक चीज़ ऐड करूँगा इसमें, यहाँ पे ना लोग जो हैं, जब स्पेशली ये जब डॉक्टर्स जब किसी के बारे में, डाइट के बारे में बात करते हैं, पीपल कंफ्यूज डाइट विद फाका। हाँ, ये वो समझते हैं हमें भूखा रहना पड़ेगा। वो एक वर्ड आ गया है ना, इंटरमिटेंट फास्टिंग। हाँ, मतलब वो हर किसी को मालूम है कि दिन में 12-14 घंटे ऐसे गुजारने कह रहे होते हैं कि आप डाइट, मतलब डाइट से मुराद अपनी प्रोटीन और वो सारे बैलेंसेस, हम जो भी खा रहे हैं वो डाइट है। हम जो खा रहे हैं वो हमारी डाइट है। यू विल एग्री विद मी ऑन दिस। बिल्कुल, लोग समझते हैं फाका। वो डाइट के बेसिकली दो मीनिंग पाकिस्तान में, एक है डाइटिंग पे जाना, खाना ना खाना, एक होता है डाइट प्लान कि मैं अपने खाने में क्या खाऊंगा उसका प्लान बनाऊं। तो उन दोनों चीजों को लोग आप कह रहे हैं कंफ्यूज करते हैं। लेकिन हमारे जो प्रोड्यूसर साहब है ना, वो जाते हैं जिम और वो बहुत ज्यादा अंडे खा रहे हैं। वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब से पूछिए मेरे लिए, खाली जर्दी खा रहे हैं पूरी, वो सब कुछ खा रहे हैं, कुछ छिलका भी उनका बस चले तो वो भी खा गए। वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब से पूछिए मेरे लिए एक बैलेंस डाइट मील कोई। देखिए बैलेंस डाइट मील जो होती है ना, जिम जो करते हैं पेशेंट्स, उनके लिए होता है कि आप कितनी देर की एक्सरसाइज कर रहे हैं, किस वक्त कर रहे हैं, एंड देन व्हाट इज़ योर हार्ट रेट, आप टारगेट हार्ट रेट अपना अचीव करते हैं कि नहीं करते, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो प्रोटीन एग्स इसलिए एक्चुअली देते हैं क्योंकि एग का जो वाइट होता है, इट इज़ प्योरली प्रोटीन, इट हैज़ लो कैलोरीज एंड वो बॉडी में डायरेक्टली जाकर इन्फ्लेमेशन नहीं करता जैसे मीट की सोर्सेज करती हैं। तो वी डू एडवाइस, अगर जो जिम कर रहा होता है कि आप प्रोटीन इससे ले लें, लेकिन योग जो है वो दिन में 2 से ज़्यादा ना लें, क्योंकि योग ऑल्दो उसमें लिपिड्स अच्छे होते हैं, वो डायरेक्टली आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ा रहे होते, लेकिन स्टिल वी डोंट एडवाइस दैट। वो प्रोड्यूसर आपने लेटेस्ट रिसर्च पढ़ी है, वो कह रहे हैं कि 5 अंडे हो सकते हैं डॉक्टर साहब। 5 अंडे नहीं, एग वाइट्स तो यू कैन हैव 17 एग वाइट्स। उसका मसला योग का मसला है, योग का मसला है ना, होल एग्स जो है ना वो मना किए जाते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं इतनी महंगाई में 1 अंडा खा लें बहुत है। आप कहाँ इतने सारे अंडों की बात कर रहे हैं। उनको के दही खाएं, स्मूदीज लें फ्रूट की, आजकल स्ट्रॉबेरीज आने वाली हैं। लेकिन बात उनकी भी सही है। हाँ, बात उनकी भी सही है, लेकिन एक बात, इतनी महंगाई है, सैडली हमारे मुल्क में वही कैपिटलिज्म का फ्लो है, रिच गेट्स रिचर, पुअर गेट्स पुअरर। बड़े रेस्टोरेंट्स में आप जहाँ जाएंगे जहाँ पे 50,000 का भी आपको स्टेक मिलता है कराची में, वहाँ पे आपको लाइन लगी हुई नजर आएगी कि बैठने की जगह नहीं है, अंदर लाइन लगाइए फिर 50,000 का स्टेक खाइएगा। और सब बाहर खाने की वजह से लोगों के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए हैं। फास्ट फूड, KFC, बर्गर, जिंगर के पीछे भाग भाग के बच्चे भी पिज्ज़ा करते रहते हैं, घर के खाने से दूर हो गए हैं लोग, जिसकी वजह से आई थिंक मैदे में और पेट में एक कंटिन्यूस एक प्रॉब्लम चल रहा है जनरेशंस के अंदर। देखिए सबसे ज़्यादा जो रिस्क होता है ना, ये होता है कि आप ओवरवेट होना शुरू हो जाते हैं, और ओवरवेट जब होंगे तो आप डायबिटिक, कार्डियोवैस्कुलर जितनी डिजीज़ेस हैं, ब्लड प्रेशर, उस पर आप रिस्क पे आ जाएंगे। और इस वजह से होते हैं कि अगर आप हम लोग जब कंपैरिजन करते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम इंग्रेडिएंट्स में भी अगर एक बाहर की मील और घर की मील है तो उसमें 300 to 500 कैलोरीज का डिफरेंस आ जाता है। पैसों की बहुत बचत होती है, और 3000 to 5000 की बचत हो जाती है, पैसों की भी बचत हो जाती है। तो वही बात है, मसाले में उसमें एसिड रिफ्लक्स के, एसिडिटी के इश्यूज़, गॉल ब्लैडर स्टोन्स के इश्यूज़, जितना फैटी मील लेंगे उतना आप रिस्क पे डाल देंगे अपने आप को, ये सारी चीज़ें ऐड ऑन हो जाती हैं। मैं कहती हूँ ज़रूर खाएं बाहर का, ये नहीं कि मना है, लेकिन वीक में 1 दफ़ा कर लें, 2 दफ़ा कर लें मैक्सिमम, बाकी घर पे आएँ, क्लीन ईटिंग करें। क्लीन ईटिंग में ये है कि आप सब्जियाँ और फ्रूट जितना नेचुरल फॉर्म में खा सकते हैं वो खाएँ। मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब, जो रेस्टोरेंट आपको अपना किचन ना दिखाए वहाँ ना खाएं, ओपन किचन होना चाहिए, जाके चेक करें उनका किचन कैसा है, वो किस तरह के इंग्रेडिएंट्स, कौन सा ऑयल यूज कर रहे हैं, फिर भरोसा हो फिर का। अच्छा ये बताइए, पराठे खाते हैं, अर्ली नाश्ता करते हैं तो आपको कभी तंग नहीं करेगा, लेकिन अगर आप रात को 10-11 बजे खाएंगे तो तंग करेगा। डॉक्टर साहब एक बात तो बताएं, मैं अपनी एक सहाफ़ी हूँ पेशे से, जर्नलिस्ट हूँ, तो हम कंटिन्यूसली रिसर्च करते रहते हैं मुख्तलिफ चीज़ों पर, और दुनिया भर में रिसर्च आ रही है कि हम अपनी बॉडी में जितने केमिकल्स डालते हैं उतना हम अपनी बॉडी का नुकसान करते हैं। बॉडी को जितना ऑर्गेनिक, नेचुरल, हर्बल चीज़ों पे रखते हैं उतना बॉडी के लिए अच्छा होता है। और आजकल के दौर में लोग
फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के जो है ना वो कहते हैं वो गुलाम से बने हुए हैं। मैं अपने वालिद साहब की आपको मिसाल दूं कि 85 साल की उनकी उम्र है, सोने से पहले वो हाथ में इतनी सारी दवाइयाँ भरते हैं और खाते हैं और कहते हैं अगर मैं दवाइयाँ ना खाऊं तो शायद मैं इस तरह की ज़िंदगी अच्छी ना जी सकूं। लेकिन एक्चुअली इट्स द अदर वे अराउंड, वाइस वर्सा है। इतनी सारी दवाइयाँ खाने की वजह से हमारी बॉडी फिर इम्यून हो जाती है उन दवाइयों से भी, और अजीब से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। डॉक्टर साहब, मेडिसिन जब आप लेते हैं ना, अडेप्टेशन हो जाती है। सही है, अगर जैसे आप अगर डायबिटिक पेशेंट्स की एग्जांपल लें तो जो ओरल ले रहे होते हैं मेडिसिन, उनको आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड इंसुलिन पे आना ही पड़ता है, क्योंकि वो कोई ओरल मेडिसिन वर्क नहीं करती, अडेप्टेशन हो जाती है, इम्यून हो जाती है। आप सोच लें कि मेडिसिन की भी। और मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं विद डाइट, मैं उनको इतना अच्छे तरीके से शुगर उनकी मॉनिटर कराती हूँ कि उनकी ओरल मेडिसिन मिनिमम हो जाती हैं। तो इफ़ यू गो, और वही बात है, आप खाने की चॉइसेस अपनी अच्छी करें। अगर खाने की चॉइसेस आपकी अच्छी हैं तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए सब कुछ रखा हुआ है, हर चीज़ मिल जाती है और हमारी बॉडी अच्छा फंक्शन। गट खराब हो जाती है हमारी। मैंने एक हदीस से पढ़ा था डॉक्टर साहब के, जब अल्लाह ताला अपनी रहमत क़यामत से पहले उठाएगा तो सबसे पहली जो रहमत उठाएगा वो शहद होगी। और फिर एक डॉक्यूमेंट्री आई थी कि शहद की मक्खियाँ इस वक्त एक्सटिंक्ट हो रही हैं। उसकी वजह यह है कि जो इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल हो रहा है, जो नेक्टर वो कलेक्ट करने जाती हैं फ्लावर से, वो पॉइजनस हो गया है, जिसकी वजह से शहद की मक्खियाँ दुनिया से ख़त्म होती जा रही हैं। खैर, कहीं पर बिजली की टेंशन, कहीं पर पानी की टेंशन, ये दौर सब गुजरे हैं, अब आ गया इलेक्शन। सुन सुन कर थक गए हुक्मरानों के ये राग, जाग पाकिस्तानी जाग, 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 जाग पाकिस्तानी जाग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।